नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और मेरे साथ मौजूद है मेरी दो सहयोगी जया और हर्षा। न्यूज एंड व्यूज की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी के खिलाफ खूब माहौल बना रहे हैं। लद्दाख में युवाओं से संवाद करते हुए राहुल ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार जाएगी। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। राहुल गांधी लद्दाख से बीजेपी को ललकार रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर रहे हैं। चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। युवाओं से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के राज में न ही मुस्लिम और न ही कोई अल्पसंख्यक सुरक्षित है। राहुल ने दावा किया कि आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीती। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है, लोगों को आपस में लड़ा रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी मीडिया को कंट्रोल कर रही है। अगर बराबरी का मौका होता तो बीजेपी पिछला चुनाव भी नहीं जीत पाती। बहरहाल राहुल लगातार बीजेपी पर तीखे और तेज हमले कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल के आरोपों पर बीजेपी कैसे पलटवार करती है। तो एक तरफ राहुल गांधी लगातार बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के नेता अजीबोगरीब बयान देकर जमे जमाए माहौल को हल्का करने में लगे हुए हैं। बात हो रही है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की, जिस पर बीजेपी के साथ साथ अब गठबंधन सहयोगियों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। मणिशंकर अय्यर की किताब मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक पर इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जब से अय्यर ने कांग्रेस नेता नरसिम्हा राव को बीजेपी का पीएम बताया है, तभी से एक ओर जहां कांग्रेस अय्यर के बयान से पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बेशक शब्द मणिशंकर के हैं, लेकिन सोच गांधी परिवार की है। वो गांधी राज परिवार के मुकुटमणि हैं। जिह्वा मणिशंकर अय्यर की है, विचार गांधी परिवार। इधर आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं मणिशंकर अय्यर बयान देने लगते हैं और बीजेपी को फायदा हो जाता है। मणिशंकर अय्यर जी ठीक चुनाव के पहले कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा। कांग्रेस को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। फिलहाल मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि आने वाले चुनाव तक बयान की तासीर को गर्म रखा जाए, ताकि सियासी माइलेज लिया जा सके। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन पूरा हो चुका है और इसके बाद पीएम मोदी बाल्कन कंट्री ग्रीस के लिए निकल चुके हैं। ग्रीस और भारत के बीच किन मुद्दों पर बनेगी बात, रिपोर्ट देखिए। ब्रिक्स के मंच पर परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस पहुंच चुके हैं। 40 सालों में पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस की धरती पर है। इससे पहले 1983 में ग्रीस की यात्रा करने वाली इंदिरा गांधी देश की आखिरी प्रधानमंत्री थीं। पीएम मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री की किरियोकोस मित्सोताकिस में मुलाकात के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, समुद्री परिवहन, संस्कृति और रक्षा सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी उन देशों के दौरे पर ज्यादा गए हैं जहां दशकों तक कोई भारतीय पीएम नहीं गए। जून में मिस्र का दौरा प्रधानमंत्री मोदी की इसी नीति का हिस्सा है। ये 26 सालों में किसी भी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। ग्रीस को पहले यूनान भी कहा जाता था, जिससे भारत के संबंध 2500 साल पुराने हैं। मौर्य राजाओं और यूनान के बीच व्यापार का प्रमाण सिक्कों और लेखों में भी मिलता है। इन्हीं ऐतिहासिक संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी नए आयाम देने के लिए आज ग्रीस दौरे पर हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई से सियासत गर्मा गई है। तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां एक सरकारी निवास के बाहर विनोद वर्मा नाम की नेम प्लेट लगी है और इन्हीं विनोद वर्मा के नाम पर फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति उबाल मार रही है। दरअसल बुधवार को रायपुर में ईडी ने मुख्यमंत्री के ओएसडी और कारोबारियों के यहां पर छापे मारे। ये छापेमारी ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हो रही है। जिस वक्त सीएम बघेल के सलाहकार के घर छापेमारी चल रही थी, उसी वक्त वहां कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और उन्होंने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद खुद सीएम बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने ईडी की रेड के जरिए बीजेपी को घेरा और सीधे तौर पर चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगा डाला।
कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी। वैसे 15 सीट है, अभी तो वर्तमान में 13 ही सीट बची है और ऐसे ही करते रहेंगे तो 13 सीट भी मुश्किल होगा। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि ईडी को छापेमारी से ठोस सबूत मिले हैं। किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहां से ली जा रही है, ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को एक पैसे दिया। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव है और इसलिए अब हर मुद्दे पर आर पार की सियासी जंग जोरों पर है। और अब बात यूपी के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की, जिनकी 20 साल के बाद जेल से वापसी हो रही है। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई ने यूपी के मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। उम्र कैद की सजा काट रहे यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। दोनों दंपत्ति 20 साल से जेल में बंद हैं। अच्छे आचरण को देखते हुए कारागार प्रशासन ने राज्यपाल की अनुमति से दोनों को रिहा करने का आदेश दिया है। अमरमणि त्रिपाठी की गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में होती है। नौतनवा सीट से वो 4 बार विधायक रहे। यूपी की कई सरकारों में मंत्री भी रहे। अमरमणि की इस सियासी ताकत पर ब्रेक लगाया मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने। करीब 20 साल पहले लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था, जिसके बाद अमरमणि का डीएनए टेस्ट करवाया गया और ये बात सामने आई थी कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि का था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई ने की थी। जांच एजेंसी ने अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाया था, जिसके बाद से दोनों जेल में हैं। चलिए अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। लेकिन पहले दिन बिहार सरकार की तैयारियां एक्सपोज हो गई। कैसे? परीक्षा के लिए जरूरी बायोमेट्रिक जैसी सुविधाएं भी वहां पर नदारद थी। तस्वीरें बिहार के गया की हैं, जहां छात्र बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड थामे गुस्से में खड़े हैं, क्योंकि जिस परीक्षा के लिए ये छात्र सेंटर पहुंचे थे उसके लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया और अब छात्रों को डर है कि प्रशासन की गलतियां उनके सपनों पर पानी न फेर दें। इसमें लिखा है कि उम्मीदवार का जो है आइडिस कैप्चर और बायोमेट्रिक होना चाहिए और हम लोग का 3-4 रूम यहाँ पे कॉलेज में ऐसा गया कॉलेज में कि जिसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ सर। वहीं नालंदा में कई छात्र छात्राएं फूट फूट कर रोते नजर आए। दरअसल 2 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ ही नहीं पाए, क्योंकि वो वक्त पर परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। अब इस पर छात्रों की दलील भी सुन लीजिए। कोई नियम नहीं है, आपने कहा था कि होम सेंटर देंगे, होम सेंटर दिए नहीं। दूसरी तरफ समस्तीपुर में परीक्षा की वजह से होटल में जगह नहीं है। महिला हो या पुरुष, अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशन, मंदिर, धर्मशाला और सड़कों पर रात गुजारी। बिहार सरकार ने 1,70,000 से ज्यादा पदों की भर्ती निकालकर वाहवाही लूटी, लेकिन परीक्षा केंद्रों से लेकर हर जगह आ रही परेशानियों ने बिहार सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी। अब बात मानसून की। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून की मार से जिंदगी लाचार हो गई है। हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं, नदियों में उफान है, तो वहीं मैदानी इलाकों में सैलाब से कई घर खतरे की जद में हैं। हिमाचल प्रदेश में मानो इन दिनों कुदरत अपना कहर बरपा रही है। हर तरफ तबाही का मंजर है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों का सब कुछ बहा कर ले गई है। सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू में हुआ, जहां देखते ही देखते एक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इधर मंडी में कई इलाकों में बादल फटने की खबर है। पहाड़ियों से लगातार मलबा गिर रहा है। सड़कें बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमाचल में 24 जून से अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 342 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 361 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है और 40 लोग जो है वो उनकी मिसिंग है। पहाड़ हल्कान है, तो वहीं मैदानी इलाकों की नदियों में उफान है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में कालागढ़ डैम से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे वहां बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी खेतों में भर चुका है और शहरी इलाकों का रुख कर रहा है। बहरहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों बाद भीषण बारिश का दौर थम जाएगा और लोगों को मुसीबत के इस मानसून से राहत मिलेगी। आसमानी सफलता के बाद अब बात आसमानी त्रासदी की, जिससे हिंदुस्तान का एक हिस्सा कांप रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली कुल मौत में से 17% मौत बारिश और बाढ़ की वजह से हुई है। इस बार भी आसमानी आफत लोगों की जिंदगियां छीन रही है। खासकर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में प्रलयकारी तबाही मची हुई है।
कलेजा कांप जाएगा कुदरत के इस कहर को देख। प्रकृति के प्रचंड प्रहार से पहाड़ के दरकने के बाद मकानों को यूं बिखरते हुए देखने के लिए बेहिसाब हिम्मत चाहिए। तिनका तिनका जोड़कर चट्टानों के बीच खड़ी की गई ऊंची ऊंची इमारतों को यूं ध्वस्त होते हुए देखने के लिए पत्थर सा जगर चाहिए। क्योंकि ये कोई सिनेमाई 3D तस्वीर नहीं है, ये असली वाली तबाही है जो देवभूमि से आई। किश्तों में त्रासदी से साक्षात्कार कर रहे हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर कुल्लू की है, जहां आनी बाजार इलाके में देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बहुमंजिला इमारत ढह गई। कैसे पहले एक नीचे का मकान गिरा और फिर उसके बाद ऊपर पहाड़ों पर बने घर एक के बाद एक गिरते चले गए और कलेजा कांपता चला गया। नीचे के मकानों में 11 जुलाई से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। खतरे की घंटी बजते ही प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने का आदेश जारी कर दिया था। एक हफ्ते पहले ही लोग घर से निकल चुके थे। दरअसल हिमाचल में मकानों के यूं धंसने की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले शिमला में कुछ यूं मकान ध्वस्त हो गए थे। जिंदगी भर की पूंजी लगाकर बनाई गई बिल्डिंग पहाड़ों के दरकने से मिट्टी में मिल गई थी। रेत की तरह बड़े बड़े घर ढह गए थे। मंडी जिले में कैसे जलतांडव मचा है उसका ये डरावना दृश्य देख लीजिए। पानी ऐसे रौद्रावतार में आया कि नदी पर बना पुल बह गया। जोगिंदर नगर की ग्राम पंचायत पीपली की ये तस्वीर है, जहां भारी बारिश के चलते नाले में आए पानी के तेज बहाव से पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल तोड़ने के बाद भी पानी प्रचंड वेग से बह रहा है। प्रकृति के प्रकोप से देवभूमि कांप रही है। बिलासपुर, मंडी, सोलन, ऊना, शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में कोहराम मचा है। कांगड़ा में लगातार बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे पास अभी IMD अलर्ट से अगर हम देखें तो 22 से 24 अगस्त तक जो है वेदर अलर्ट जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इशू किया गया है, जिसमें फ्लडिंग अलर्ट भी है और कई जगह लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स के लिए भी अलर्ट है। तो स्थिति जो है थोड़ी सी प्रिकेरियस बनी हुई है और पुलिस की टीम्स और प्रशासन की टीम्स इन पे नज़र रखे हुए हैं। ओह माय गॉड, माय गॉड। शिमला में भी लगातार बारिश से सब कुछ अस्त व्यस्त। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिमला शहर में 25 से ज्यादा घर असुरक्षित हो गए। इस वजह से 55 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की वजह से लगातार लोगों की जान जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से हर चौथे घंटे एक शख्स की मौत हो रही है। हर दिन 136 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बारिश हर रोज अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। सड़कें बंद हैं, ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली गुल है, सब कुछ ठहर सा गया है। उत्तर प्रदेश में स्पेशली शिमला की बात करें तो एक तरह का रिकॉर्ड जो है बारिश जो है 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान शिमला शहर में हुआ है। उसी तरह का नुकसान जो है मंडी जिले से भी और कुल्लू जिले से भी रिपोर्ट हुआ है। अब तक पूरे प्रदेश में जब से बरसात शुरू हुई है 361 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। यह स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, जो पिछले 2 महीने से करा रहा है। हालांकि स्थिति उत्तर प्रदेश में भी विकराल है। कई इलाकों में पानी प्रलय बनकर लोगों को डरा रहा है। ये तस्वीर है बलिया की, जहां सरयू नदी के किनारे बने मकान का एक हिस्सा कुछ यूं ढहकर पानी में विलीन हो गया। दरअसल सरयू नदी भरी हुई है, अपने प्रचंड वेग से बह रही है। पानी के रास्ते में आने वाले खेतों और मकानों को तबाह करते हुए अपना विस्तार कर रही है। उधर उन्नाव में भी एक कच्चा मकान बारिश की वजह से ढह गया। मकान के नीचे एक मां और उसकी बेटी दब गई थी, जिसे बाहर निकाला गया। यूपी के मुरादाबाद में भी नदियों के रास्ते तबाही ने दस्तक दी है। खेतों में पानी भर चुका है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। कुल मिलाकर मैदान से लेकर पहाड़ तक प्रलय आई हुई।
भारी बारिश से तबाही मची हुई है। लोगों की जिंदगी दस्तावेजों में सिमटी जा रही है। पानी की चोट की वजह से इंसान, मकान, जानवर, सड़क सब कुछ गिनती बनते जा रहे हैं। प्रकृति प्रतिशोध ले रही है और लोग बेबसी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कहते हैं कि सत्ता का नशा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और कई बार ये रसूख आदमी को बेलगाम कर देता है। यूपी के मंत्रियों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें उनकी हनक साफ साफ नजर आ रही है। दिव्यांगों के लिए बने रैंप पर यूपी के माननीय मंत्री का रुतबा कैटवॉक कर रहा था और व्यवस्था फिसलती जा रही थी। मंत्री जी की 40 लाख की कार चारबाग रेलवे स्टेशन पर ठसक से खड़ी थी और मुसाफिर अवाक मुंह ताक रहे थे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी होती है उससे चंद फरलांग की दूरी पर कार खड़ी थी, वो भी सरकार की। ऐसा इसलिए कि उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को लखनऊ से ट्रेन पकड़नी थी। हुजूर को देर हो गई, इसलिए उनके ड्राइवर ने कार सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पशुधन कल्याण मंत्री को बरेली जाना था ट्रेन से। चारबाग स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर वो आए और इसी रैंप पर, जिस पर मैं इस वक्त चल रहा हूं, जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए बना हुआ है, उस रैंप से उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। जहां पर गाड़ी अनुमन्य नहीं होती है, नियमानुसार आप इस रैंप पर गाड़ी लेकर नहीं चल सकते हैं। माननीय का कार वाला कारनामा जैसे ही सामने आया, सियासी शत्रुओं ने कुछ यूं नश्तर चलाए। अखिलेश ने बुलडोजर का जिक्र किया तो उनकी पार्टी के नेता 2 कदम और आगे निकल गए। उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या छुट्टा सांड हो गए कि वो कहीं भी घुस सकते? अब तो मंत्री घुस जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन की जो घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहंकार साबित करता है मौजूदा सरकार का। विरोधियों के शब्दबाण से बौखलाए मंत्री जी कैमरों के आगे प्रकट हुए। बोले कार प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ाते तो भीग जाते। कार स्टंट की जिम्मेदारी बरसात पर डाली और अखिलेश पर पलटवार में बिजी हो गए। हम लोग माननीय अखिलेश जी यादव की तरह काफिला लेकर घूमते। मेरी एक गाड़ी थी, ड्राइवर था मेरा पीएससी। अत्यधिक जोर की बरसात हो रही थी, एक्सीलेटर तक गाड़ी पहुंची, मैं ऊपर उठकर चला गया। जो लोग सोने की चम्मच मुंह में देकर पैदा होते हैं, वो गरीब का दर्द नहीं आया। ट्रेन वाले मुद्दे को डिरेल कर मंत्री जी बातों का सिरा सीधा प्लेन तक ले उड़े। गजब है उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री। हालांकि गजब तो यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद भी हैं, जो कार्यकर्ताओं से पैर दबवाते हैं, आरती उतरवाते हैं। संजय निषाद की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसकी विरोधी नेता अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर आ गई है। यहाँ पर बादल फटने की खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फट गया। अचानक भारी बारिश से इलाका पानी में डूब गया है। 51 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 51 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर कवायद लगातार जारी है। भारी बारिश से यहाँ पर इलाका पूरा पानी में डूब चुका है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंडी की तस्वीरें जहां पर बादल फटा है। अचानक भारी बारिश वहां पर होती है और आप देखिए किस तरीके से पानी में लबालब ये पूरा इलाका हो जाता है। 51 लोगों को यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और साथ ही बाकी के लोगों को भी वहां पर रेस्क्यू करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।